मैक्सिमम हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कंटेंट को कवर करते हुए मैंने ये वन शॉट्स आपके लिए डिलीवर करने स्टार्ट किए हैं, जिसमें पीवाईक्यूज भी हम कवर करते हुए चलेंगे। आप अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो लगे रहिए। अगर जेई 2026 आपका भी टारगेट है तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के वन शॉट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, फिर हम फर्दर सारे चैप्टर्स कवर करते हुए चलेंगे। कोशिश करिए जनवरी अटेम्प्ट में ही आप अपना सिक्योर कर लिए पूरी तरीके से यहाँ पर स्कोर, जिससे आप फर्दर एडवांस के लिए तैयारी अच्छे से कर पाए। तो जेई मेंस 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री के वन शॉट। बेसिकली यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से आपका एक या दो क्वेश्चन जो है आपका फिक्स होता है। हर घंटा आपके लिए लेके आने वाला है +4 मार्क्स की बारिश ही मान के चलिए। तो उस हिसाब से हम तैयारी शुरू करेंगे। क्विक रिवीजन का टाइम आ गया आपका। दिसंबर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, जनवरी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको सिलेक्शन लेके जाना है। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले आपको सारे वन शॉट्स केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मिलते जाए, जिनके हाई वेटेज है। स्पेशली हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो एक क्वेश्चन है वो जनरली क्या होगा, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर से होगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका वो स्टेबिलिटी से हो सकता है। अगर स्टेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी हुआ इनकेस पेपर में, तो वो क्वेश्चन हो सकता है मिक्स होके आपका आ जाए रिएक्शन मैकेनिज्म में, लाइक SN1 SN2 में कोई बीच का इंटरमीडिएट पूछ लिया, रीअरेंजमेंट बेस कोई रिएक्शन पूछ ली, एडिशन रिएक्शन में उसका यूज करके पूछ लिया, एल्कीन की स्टेबिलिटी में हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी पूछ ली। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मिक्स मैच करके दो क्वेश्चंस आपका ये लेक्चर मान के चलिए पेपर के अंदर लेके जाएगा। चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑर्गेनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका बच्चा, कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। ब्रेक डाउन मतलब होमोलाइटिक या फिर हेट्रोलाइटिक, उसका जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक हो रहा है। जो रिएजेंट है अटैक करने वाला वो नेचर में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है या फ्री रेडिकल है। फिर उसके बाद में हमारे पास में बनता है यहाँ पर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स आपके क्या हो गए, आइदर कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोएनायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, या एक इंटरमीडिएट और होता है आपका दैट इज बेंजाइन। ये हमारे पास में क्या हो गए, यहाँ पर इंटरमीडिएट्स हो गए। उसके बाद में हम इन प्रोसेस को पढ़ने के बाद में, बेसिक टर्म्स को पढ़ने के बाद में स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स वाला पोर्शन। इफेक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर कौन से इफेक्ट क्या इम्पैक्ट डालते हैं, कौन से कंपाउंड पे उसका क्या इन्फ्लुएंस आता है, वो हमें यहाँ पर देखना होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिक या मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपरकॉन्जुगेशन। एंड हाइपरकॉन्जुगेशन मोर करेक्ट वर्ड जो होगा हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हाइपरकॉन्जुगेशन तक हमें 4 इफेक्ट्स यहाँ पर लेके चलने हैं। अब चारों इफेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट होता है कंपाउंड्स पे, उनके एप्लीकेशन बेस कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम, जो कि मैकेनिज्म का बेस होता है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या हो गया, कोई भी रिएक्टेंट में बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया जा रहा है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले ले। कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो जनरली जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा बच्चा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। क्या कंडीशंस हो गई कि फ्री रेडिकल, जैसे हम देखते हैं CH3Cl है, ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट दे रखी है, लाइट का कोई सोर्स दे रखा है, दैट मीन्स हमारे पास टेम्परेचर प्रेजेंट है। अगर कोई एक्सटर्नल चीज प्रेजेंट है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, या फिर नॉन पोलर रीजन प्रेजेंट है, तो वो रिएक्टेंट हमेशा बच्चा क्या करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज में ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक होगा कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर ले लेंगे और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ कंडीशंस हमारे पास में जो होती है होमोलाइटिक क्लीवेज की, वो क्या हो गई, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड नॉन पोलर रिएजेंट जो होता है, अगर उसकी प्रेजेंस पे, ये ज्यादातर जो यूज होता है यहाँ पर पेरोक्साइड, अगर उसकी प्रेजेंस में अगर हमारे पास रिएक्शन हो रही है, दैट मींस वो क्या होगा, आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। हेट्रोलाइटिक मतलब हो गया अनसिमेट्रिकल, मतलब कि बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो देने वाला है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन के साथ में अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट है एलिमेंट, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पे क्या आएगा,
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वाइस वर्सा कंडीशन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। जैसे अगर आपने बहुत आगे की ऑर्गेनिक पढ़ रखी होगी अभी तक, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर कार्बीन, यहाँ पर हमारे पास में कार्बो एनाइन जो होता है वो क्या होता है, एज अ इंटरमीडिएट बनता है। तो ये हमारे पास में रिएक्शन जो होगी आइदर पोलर रिएजेंट के प्रेजेंस के अंदर होगी, या फिर वो रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर किसी की भी प्रेजेंस में नहीं हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारे पास में, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज है तो कार्बोकेटाइन या आपका कार्बोनाइन बनेगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका फ्री रेडिकल बनेगा। ये कंडीशन हमारे पास क्लियर है। ये मैकेनिज्म में आगे बहुत ज्यादा यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत बेसिक रिएक्शन से बात करूं, अगर Cl2 के साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट की अगर रिएक्शन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चा, ये हमने जैसे ही देखा अल्ट्रावायलेट लाइट, ये फ्री रेडिकल में टूट रहा है, तो ये भी क्या करेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो यहाँ से एक HCl निकल जाता है और CH3Cl बनता है। तो अब रिएक्शन का नाम सब कुछ हम इस कॉन्सेप्ट से उठा के ही डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ क्या बन रहा है बच्चा, फ्री रेडिकल बन रहा है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन हट के Cl आ रहा है, तो FSR का एग्जाम्पल हो गया, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ये है हमारे पास, वो हम मैकेनिज्म में आगे यूज करते चलते हैं। चलिए थोड़ा बहुत एलोबरेट करके हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हमें फटाफट से क्विक रिवीजन लेके चलना है, जिससे हम मैक्सिमम चैप्टर्स कम टाइम में कवर कर सके। +4 करके मार्क्स को अब समेटने की कोशिश करिए। ये मान के चलिए केमिस्ट्री में एट एनी हाउ आपको 20 क्वेश्चन से ऊपर सही करके आने, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं केमिस्ट्री के ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। ऐसा नहीं कि मैं बच्चा केमिस्ट्री की टीचर हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, ये फैक्ट है। जो सबसे ज्यादा स्कोर करवाता है वो केमिस्ट्री ही है, सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाला। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस आपके कम होते हैं और वहां पर टाइम भी आपका क्वेश्चंस करने में कम लगता है। थोड़ा सा आपको डायरेक्शन सेट करने पड़ेंगे पेपर में जाने से पहले। अब दूसरा पोर्शन आता है हमारे पास में यहाँ पर रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया और फ्री रेडिकल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो कि लोन पेयर रखते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ज्यादातर सारे लुईस बेस क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लुईस एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास AlCl3 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, BeH2 है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये ध्यान रखिएगा, हर पॉजिटिव चार्ज होने वाला कभी भी हमेशा इलेक्ट्रोफाइल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे Na+ है, इसमें N2p6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर बिहेव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में PCl5 है, SF6 है, हमें स्ट्रक्चर से अगर जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं हमें तो ये देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अगर इनमें वेकेंट d ऑर्बिटल या आगे f ऑर्बिटल अवेलेबल है तो भी वो क्या करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा तो भी वो क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है। थोड़ी दिक्कत केवल इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल में ही आती है, न्यूक्लियोफाइल के बहुत आराम से दिखते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है स्ट्रक्चर में, तो वो देने की टेंडेंसी रखेगा। जैसे अगर हमने H2O का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करेगा, आपका देने की टेंडेंसी रखेगा। अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं यहाँ पर CH3OCH है, ये भी क्या करेगा, हमारे पास में यहाँ पर देने की टेंडेंसी रखेगा। या जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे बेंजीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये भी क्या करते हैं, आपके एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। चलिए बिना पॉज दिए आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल हमारे पास में बात कर रहे हैं, यहाँ CH3 डॉट हो गया, Cl डॉट हो गया, कोई भी स्पीशीज जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो दैट बिहेव एज फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिएजेंट्स के बाद में, इफेक्ट्स से पहले इंटरमीडिएट्स की। जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको थोड़ा सा बेसिक्स में बता देती हूँ यहाँ पर इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स के अंदर हम क्या क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन हो गया। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन आपके होते हैं कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग।
ये हमारे पास में क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहाँ CH3 भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्बो एनायन, कार्बो एनायन क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, लोन पेयर बन गया, तो ये क्या कर लेगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में होता है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, शेप सही बना लीजिएगा। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है। तीसरा हम लेते चलते हैं यहाँ फ्री रेडिकल, कार्बन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हो। इसके अलावा दो कंडीशन और लेके चलते हैं हम यहाँ पर, कार्बीन और नाइट्रीन। कार्बीन और नाइट्रीन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर हाँ मेंशन नहीं है तो हम लेके ही चलते हैं यहाँ पर कार्बीन और नाइट्रीन। कार्बीन क्या होता है हमारे पास में, कार्बीन जो हो गया वो क्या हो गया, कार्बन जिसके ऊपर एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होगा। कौन सी रिएक्शन है, जो लोग पूरा सिलेबस कर चुके हैं मुझे फटाफट से बताइए कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट होता है। पॉज करिए, रोकिए, सोचिए, कमेंट में बताइए फटाफट से, क्या आपको ऐसी रिएक्शन याद है जिसमें कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। रिमर रिएक्शन हो गई आपकी, कॉल्बे रिएक्शन हो गई आपकी, ये एक बहुत ही नेम्ड रिएक्शन है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी इंटरमीडिएट्स भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपको याद होनी चाहिए। ये भी आपका 2 टाइप का होता है, सिंगलेट और देन हम लेते हैं ट्रिपलेट। सिमिलरली नाइट्रीन जो होता है, नाइट्रीन क्या होता है, 2 लोन पेयर जिसके अंदर एक हमारे पास में फिक्स है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हमारे पास में हो गया। ये अगेन 2 टाइप का होता है आपका, सिंगलेट एंड अगेन ट्रिपलेट। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेंजाइन। बेंजाइन एक स्पेसिफिक केस है जहां बेंजीन के ऊपर एक जगह क्या हो जाता है, 3 हमारे पास में बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे ये एक बाहर से पार्टिसिपेशन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। ये कुछ हमारे पास में इंटरमीडिएट से जिसमें से ये 3 जो है स्पेसिफिक रिएक्शंस में आते हैं, बाकी कार्बोकेटाइन, एनायन और फ्री रेडिकल जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो पूरी ऑर्गेनिक में साथ में चलेंगे, उस पर हमें अच्छी कमांड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स की। फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं इफेक्ट्स के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास में क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिकली मैं बोलूंगी जैसे कार्बन है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो या तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये पार्शली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है और ये पार्शली हमारे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव होता जाता है, और इससे कंपाउंड में पोलराइजेशन इमर्ज होता जाता है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी क्या एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर ही लेके चलेंगे हम साथ में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, ये क्या होता है आपका एक परमानेंट इफेक्ट होता है, और यहाँ पर क्या है, ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर -I और +I। अगर कोई रिंग में से कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में कम कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं -I, और अगर कोई ले रहा है तो उस टाइम पे है +I। प्लीज जब भी आप इस टाइम पे वन शॉट को देखिएगा, सोचिएगा मत ऐसा कि मैम तो पढ़ाई जा रही है, कोई बात नहीं, कोई शायरी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, नहीं है बच्चा, इस टाइम पे आपके पास में इन चीजों का टाइम, केवल कंटेंट को समझिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जितने कम टाइम पे कितना मटेरियल आप उठा सकते हैं वो ही आपका वन शॉट देखना फ्रूटफुल है। अदरवाइज आप अपने कॉपी किताबें और शीट मॉड्यूल खोल के ही पढ़िए, वन शॉट देखने की उस कंडीशन में जरूरत नहीं है अगर आपको टाइम पास चाहिए, ड्रामेबाजी चाहिए तो। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में 2 टाइप का -I और +I। ये थ्योरी है बेसिकली, अगर कोई पढ़ के जाना चाह रहा हो अलग से तो -I हमने बोला कार्बन चेन अगर हमारे पास में है, इसमें अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अगर मैंने बोला NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा। अब यहाँ पर कैसे ये ऑर्डर याद रखें -I का और कैसे करें +I का ऑर्डर याद, ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए द्विधासी रहती है, तो हमें उसका ट्रिक बताती हूँ बच्चा। यहाँ देखो +I मतलब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन देना है, सारे कार्बन कंटेनिंग वाले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है +I देते हैं, एक्सेप्ट हमारे पास में कौन से ग्रुप है यहाँ पर, जैसे O-, CO-, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन चेन के ऊपर यहाँ पर O- लगा है
तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डिनरी ज्यादा है, तो ये खींचना चाहेगा नहीं, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो इसको हमने बेसिकली क्या बोल दिया यहाँ पर, प्लस आई के अंदर कंसीडर किया, बाकी सारे माइनस आई। अब माइनस आई का ये ऑर्डर क्योंकि बहुत यूज होगा, बार बार पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगा, एसिडिक कैरेक्टर में, बेसिक कैरेक्टर के अंदर, आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एनायन में, तो ये कैसे याद रखा जाए, उसके लिए समझिए, आपको सबको बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो याद होगा, डन, याद है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फोन कॉल कर से फिर बंद, साइलेंट, अलाउड, ये मेरी ही ट्रिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो फोन कॉल से हम बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर ये यूज होंगे। अब देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे पहले आना चाहिए था पर नहीं आया। उसके बाद में हमारे पास में टीम वर्क में कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींचने वाला है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास में, ऑक्सीजन वाले यहाँ पर नहीं लिख रखे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर OR पहले आ जाता है, OR2+ वाले जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं, ऑक्सीजन सबसे पहले, तो उसके ग्रुप मेंबर्स वाले सबसे पहले आएंगे, तो OR के पे पॉजिटिव और उसके ग्रुप वाले सबसे पहले आएंगे। फिर नाइट्रोजन हमारे पास में, तो नाइट्रोजन हो गया, फिर सल्फर है हमारे पास में, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर सल्फर हो गया, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के खींचने के ऑर्डर के बेसिस पर हो गए। उसके बाद में हेलोजन फिर हटा दो, इसके साथ में कोई टीम नहीं है। फिर कार्बन कंटेनिंग वाले पे आते हैं, तो कार्बन कंटेनिंग में देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे डिक्रीज हो रही है। फिर आया हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अदर ग्रुप्स। तो बेसिकली बच्चा इनको याद करना बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्शनली अगर इसे याद रखेंगे तो हम डन कर पाएंगे इसे पेपर में। फिर इसके बाद सेकंड इफेक्ट हमारे पास में जो आता है वो क्या आता है, रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, आपका रेजोनेंस होता है जब दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स आपके पॉसिबल होते हैं पाई बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन के बाद में। हम सारे के सारे इंपैक्ट यहाँ पर एक साथ लेके चलेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, जिनके एप्लीकेशन सब एक साथ लेके चलेंगे अभी। तो रेजोनेंस में हम क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। अब ऑर्गेनिक के अंदर इतना आसान नहीं होता जितना इनऑर्गेनिक में हम सीधा कर देते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में हमने क्या किया, COO- से इसके 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ गया, इसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा है नहीं क्योंकि, तो हमने ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म कर देने होते हैं रोटेशन के बेसिस पर। और एक स्ट्रक्चर जो पाई बॉन्ड कहाँ पर आता है उसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, जब भी पाई बॉन्ड 6-7 पॉइंट में एक लाइन में लिख के दे रही हूं आपको, जब भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ, किसके साथ में होगा, या तो डबल बॉन्ड के, या पॉजिटिव चार्ज के, या नेगेटिव चार्ज के, या फ्री रेडिकल के, या लोन पेयर के, इनमें से किसी के भी साथ में होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। डन। तो ये हमारे पास में रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। अब यहाँ रेजोनेंस भी नहीं पढ़ना, हमें तो मेन क्या पढ़ना है यार, रेजोनेटिक इफेक्ट, या फिर हमारे पास में हमें पढ़ना है यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है, ये कंडीशंस हो गई कि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने जो बोला C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऑल्टरनेट में ये यहाँ पर लेगा और ये यहाँ पर देगा, तो देने वाले पे क्या आएगा बच्चा, पॉजिटिव, लेने वाले पे क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव, और अपोजिट रोटेशन भी हो सकता है यहाँ पर, तो दो स्ट्रक्चर्स आपके बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास में है यहाँ पर CH2 COO- है, जैसे CH3 CO-, तो यहाँ पर अगर हम इसे खोल के बना रहे हैं तो O-, तो इसका मतलब ये यहाँ पर रोटेट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा तो होगा नहीं, इनविजिबल होगा मिस्टर इंडिया, हो सकता है, देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर खोल के कि रेजोनेंस हो रहा है आपका या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अगेन हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है, +R और -R के अंदर। ये सारी कंडीशंस के एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो ये हमारे पास में हो गए। उसके बाद में हम यहाँ बात कर रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की, दैट इज रेजोनेटिक इफेक्ट। यहाँ पर हमने क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, हमारे पास में परमानेंट इफेक्ट है, हाइपोकॉन्जुगेशन परमानेंट है, इंडक्टिव परमानेंट है, केवल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जहां पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है मल्टीपल बॉन्ड से, एक बॉन्ड से लोन पेयर से कॉन्जुगेशन में दूसरे की तरफ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन
इफेक्ट भी बोल रहे हैं। प्लस आर और माइनस आर हमने बोला दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस आर मतलब जो एरोमेटिक रिंग के अंदर देगा इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक एग्जांपल से हम कुछ भी करके रख लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एरोमेटिक की 50 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट केवल मैं इस पॉइंट से बताऊंगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब रिएक्शन कहां से आएगी मैडम? रिएक्शन के लिए आपको दूसरा वन शॉट देखना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर डालूंगी बच्चा मैं, वो पूरा ऑर्गेनिक लगभग समेटते हुए चलेंगे हम नेक्स्ट वन शॉट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और जो लोग कर रखे हैं वो अपने स्कोर को बढ़ाने की तैयारी रखिए। चलिए यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देने वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर जैसे कोई भी एग्जांपल हमने उठा लिया, OH ले लिया, ये कंडीशन है बच्चा आपके पास में, एक लोन पेयर है, ये क्या करेगा? देगा तो हमने पॉजिटिव H बना के रख लिया फटाफट से। 3 में तो सेम होगा क्योंकि यहाँ पर अब ये क्या करेगा? लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये रोटेशन हुआ, फिर ये देगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये कंडीशन, फिर ये इधर गया और फिर ये क्या हो गया हमारे पास में? कंडीशन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब तक एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में आइदर प्लस आर हो या माइनस आर हो, हमेशा 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ही आपके बनते हैं यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग की। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ रही ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, मेटा पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ। तो बेसिकली इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि ऑर्थो पैरा पे, सो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके अंदर माइनस आर की। अगर हम माइनस आर वाला कोई ग्रुप ले लेते हैं, सेम कंडीशन, हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, पहले एक को बेस बांध के किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को ले लेते हैं यहाँ पर। बच्चा टाइम कम है क्योंकि आपको बहुत ही सोच समझ के अब कंटेंट उठाना पड़ेगा, सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर कोई चीज बिल्कुल अनटच है तो उसे अभी बिल्कुल छोड़ के जाइए, अगर आपके पास में मार्जिन है छोड़ने का तो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर नहीं है, और अगर आपको लगता है नहीं अब नया नहीं हो पा रहा तो पुरानी चीजों को समेटिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर्स, ठीक बच्चा। अब देखिए ये इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये इधर गया, ये इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, फिर ये इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ये इधर गया तो ये इधर गया, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये हमारे पास में पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बन गए। अब यहाँ देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? यहाँ पर ऑर्थो पे, पैरा पे, देन ऑर्थो पे, तीनों वही पोजीशन से ऑर्थो पैरा वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो खेला हो रहा है सारा ऑर्थो पैरा पे हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ऑर्थो पैरा पे, इसलिए ये क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। सो दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा ये चीज कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से, इसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज माइनस एम इफेक्ट व्हेन द ग्रुप विथड्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब अल्टरनेट सिस्टम में से अगर हमारे पास में ले रहा है 1 बाय 1 मतलब एरोमेटिक रिंग होती है आपकी यहाँ पर जनरली। तो ये हमारे पास में क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले हमने लिया रेजोनेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? बेसिकली इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं यहाँ पर। इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, बेसिकली हमने बोला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है किसी भी वेकेंट p ऑर्बिटल, हाफ p ऑर्बिटल या एम्प्टी p ऑर्बिटल। जो ये सिग्मा बॉन्ड होगा ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है? डीलोकलाइज हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जैसे कार्बोकेटाइन ले लिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम ओवरलैप बोलते हैं सिग्मा का। तो ये हमारे पास H हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? CH2 और H+ जो हो गया वो यहाँ पर हवा में हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ। तो H+ यहाँ हवा में हो गया, CH डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ।
ये एल्कीन का हमारे पास में स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग आपको स्ट्रक्चर वाइज बता रखी है। फ्री रेडिकल भी हाइपोकॉन्जुगेशन कर देगा क्योंकि वहां पर भी वेकेंट पी ऑर्बिटल है। कार्बोकेटाइन भी कर देगा क्योंकि वहां पर भी फ्री रेडिकल है, और एल्कीन भी कर देगा क्योंकि वहां पर भी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। तो उसकी वजह से एल्कीन के अंदर, कार्बोकेटाइन के अंदर और फ्री रेडिकल में आपका हाइपोकॉन्जुगेशन यूज होता है, और हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से ही हम स्टेबिलिटी निकालते हैं कंपाउंड्स की। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर लेके चलते हैं हाइपोकॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स के साथ ही इसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर से पहले हम स्टेबिलिटी फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, रेजोनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर्स की, तो उसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पहले हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ले लेते हैं कि रेजोनेंस में आपस में स्ट्रक्चर्स कैसे देखे जाते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर मॉलिक्यूल के कंपेयर में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल से। मतलब कोई चार्ज सेपरेशन वाला है और कोई विदाउट चार्ज सेपरेशन वाला है, तो जो चार्ज सेपरेशन वाला है वो लेस स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ही ले लें, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 था, अगर यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये पोलराइज अगर हो रहा है तो ये पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला सेकंड के कंपेयर में आपका ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड हम बोल रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हम बात कर रहे हैं इज मोर स्टेबल। ये आपके यहाँ क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज मोर स्टेबल। और फोर्थ कंडीशन हम लेके चलते हैं यहाँ पर, अगर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक से, और एलिफेटिक के अंदर भी अगर हमारे पास में लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो लीनियर कॉन्जुगेशन जो होता है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। ये कुछ फैक्टर्स है जिससे हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की आपस में स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास में दो कंपाउंड से, एक में डबल बॉन्ड है, एक में 3 बार डबल बॉन्ड है, अगर हमारे पास में बोल रहे हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और एक एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सेम है, A B C हुआ हमारे पास में, तो C एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 1 बाय 1 के बाद में जो कॉन्जुगेशन होता है इसे बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन, और अगर ये कॉन्जुगेशन अगर ऐसे हो गया तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसके बाद में क्या, लीनियर ज्यादा होगा तो B हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, और फिर आपका लेस कॉन्जुगेशन है A हो जाएगा। अगर चार्ज सेपरेशन वाला पॉइंट है तो हम ऑक्टेट से या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा तो उससे देखेंगे। तो एक तो स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या फैक्टर्स लगाए, 4 फैक्टर पे काम करती है स्टेबिलिटी कंपाउंड्स के अंदर। स्टेबिलिटी जो होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, उस पे एक तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हम देखते हैं वहां पर रेजोनेंस के बाद देखते हैं हाइपोकॉन्जुगेशन, और फिर उसके बाद में देखते हैं इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट का अगर कोई इन्फ्लुएंस वहां पर आ रहा है तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया आइदर आपका कार्बोकेटाइन का है, आपको फ्री रेडिकल का है, आपका कार्बोएनायन का है, या किसी भी हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू है, तो ये एक फिक्स क्राइटेरिया है कि इससे हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं अगर, तो एप्लीकेशंस के अंदर हम कॉमन एप्लीकेशंस लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशंस के अंदर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर, एसिडिक कैरेक्टर लिया। एसिडिक कैरेक्टर के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i, ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब फैक्टर से जो हम लगाएंगे यहाँ पर, और अगर Ka की टर्म में पूछा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, pKa की टर्म में पूछा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास में हुआ पहला एप्लीकेशन। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, पहला एप्लीकेशन का मतलब क्या है, मैं एक बेसिक एग्जांपल से बात करती हूँ। अगर हमारे पास में है CH3OH है, दूसरा कंपाउंड है CH2OH है, F है यहाँ पर,
और तीसरा कंपाउंड है एरोमेटिक ले लिया यहाँ पर मैंने OHA और यहाँ पर कोई खींचने वाला ग्रुप ले लिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने NO2 ले लिया। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या है, सारे इंपैक्ट डालना शुरू करते हैं। CH3OH नॉर्मल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर Fm-I वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ उतनी जल्दी भागेगा तो एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। सिमिलरली अगर हमारे पास में NO2 ग्रुप है, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, यहाँ से खींचेगा तो H+ जल्दी ज्यादा भागेगा, तो जो ऑक्साइड बनेगा, फिन ऑक्साइड आयन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास में अगर मैं इसे ABC नाम दे दूं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर C then B then A ऑन द बेसिस ऑफ -R -I एंड नॉर्मल कंडीशन। जितना ज्यादा कोई खींचने वाला ग्रुप है H+ उतनी जल्दी भागेगा। एरोमेटिक और एलिफेटिक है तो एरोमेटिक में फिनॉल ज्यादा स्टेबल फिनोऑक्साइड आयन बनाता है एल्को ऑक्साइड आयन के कंपेयर में, इसलिए वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। और फिनॉल के फिर हमारे पास में काफी सारे केसेस होते हैं ऑर्थोपैरा वाले, वो लेंगे अभी हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में जो आता है यहाँ पर एसिडिक के बाद में दूसरी चीज, हाँ यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन भी बहुत आता है के और पी के, जिनको आयनिक नहीं आता वो एक बार के लिए बात समझ ले। जैसे ROH हमारे पास में अगर इसे तोड़ रहे हैं, हमारे पास R+ और OH- बन रहा है, यहाँ RO- सॉरी, क्योंकि ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर तो RO- बन रहा है और H+ जो हो रहा है वो लिबरेट हो रहा है। तो इसका मतलब Ka क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा OR- और H+ के, ये हमारे पास में होता है। और ROH तो जितना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन Ka की वैल्यू इतनी ज्यादा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। और pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, तो ये पूछा है तो अपोजिट आंसर आपका हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर का जो कि आपका ज्यादातर आता है यहाँ से। फिर अगर हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की, तो बेसिक कैरेक्टर हमें किसका पढ़ना होता है, अमाइंस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमाइंस में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके पेपर में। बेसिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास में यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर की, बेसिकली मतलब हम अमाइन के लिए बात करते हैं जनरली। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, गैसेस स्टेट है, तो ऑर्डर आपका क्या होगा, नॉर्मल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमाइन का, मतलब R3N हो गया आपका, R2N हो गया आपका, और RNH2 हो गया +I इफेक्ट के बेसिस पर। जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा कार्बन पे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो उतना ही जल्दी लूज कर सकता है, तो बेसिक फैक्टर हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा। पर अगर हमारे पास एक्वस ले दिया क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहीं से आता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास में एक्वस कंडीशन दे दी तो उस कंडीशन के अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्वस कंडीशन में बात कर रही हूँ मैं बच्चा, ध्यान रखिएगा। अगर एक्वस कंडीशन में अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री हमेशा सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर R ग्रुप छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब CH3 ग्रुप है केवल, तो और अगर R ग्रुप बड़ा बच्चा है मतलब C2H5 या उससे ज्यादा है, तो कार्बन यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाता है C2H5 या उससे कितने भी ज्यादा कार्बन। तो दोनों के रीजन से यहाँ पर एक इफेक्ट और आता है, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट से नाइट्रोनियम आयन जो होता है वो स्टेबलाइज होता है, यहाँ पर आपका सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, और नीचे क्योंकि कार्बन बढ़ रहे हैं तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर। तो ये दो फैक्टर से जिसके बेसिस पर हम बेसिसिटी के क्वेश्चंस डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक से बात करेंगे तो NH3 यहाँ और पीछे आ जाएगा और एरोमेटिक और ज्यादा पीछे आ जाएगा, क्योंकि अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से वो क्या करता है, लोन पेयर लूज नहीं कर पाता, तो उसकी बेसिसिटी वैसे भी यहाँ पर कम हो जाती है। अब एक क्वेश्चन एरोमेटिक वाले भी यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के आपके बहुत आते हैं, कि जैसे इस तरह की ग्रुप लगा के दे दिया आपको। फॉर एग्जांपल फिनॉल के एग्जांपल से लेती हूँ मैं, यहाँ पर फिनॉल हमारे पास में है लाइक ऐसे 4 कंपाउंड दे दिए, यहाँ पर OH दे दिया, इसमें यहाँ पर NO2 इधर दे दिया, यहाँ पर NO2 दे दिया, यहाँ NO2 दे दिया और एक नॉर्मल रख दिया। एक एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास में यहाँ पर इसके ऑर्डर में क्वेश्चन बताना है।
तो बेसिकली हमें देखना होता है कि यहाँ पर कौन कौन सा इम्पैक्ट लग रहा है, और फिर मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगी, फिनॉल की क्या ट्रिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की और अमाइन की क्या ट्रिक है। यहाँ पर क्या लग रहा है आपका -R लग रहा है और -I भी लग रहा है। मेटा पोजीशन पे ओनली -I लगता है, यहाँ -R नहीं लगता। ऑर्थो पोजीशन पर अगेन हमारे पास में क्या लगेगा, -R और -I लगेगा, और ये नॉर्मल कंडीशन। तो खींचने वाला ग्रुप जितना ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास में उतना ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा या ऑर्थो, फिर मेटा, फिर आपका फोर्थ जो है वो कंपाउंड आ जाएगा नॉर्मल कंडीशन वाला फिनॉल नॉर्मल, अगर कोई लेने वाला ग्रुप। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो कि +R और -I दोनों करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर बात क्या की, OH ले लिए मैंने, सारे OH वही कंडीशन ले ली, पर अगर कोई ग्रुप, जरूरी नहीं है सारे +R वाले -I करे या वाइस वर्सा -I करे +I करे। ध्यान रखना हेलोजन एक अकेला केस है जहां पर -I डोमिनेट करता है +R पे, ये चीज डोमिनेट करती है, इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर। अब OH ग्रुप है, अगर हमने ले लिया जैसे OCH3 ग्रुप ले लिया, यहाँ पर भी OCH3 ले लिया, यहाँ पर भी OCH3, अगर हम ऐसे बात करें तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये क्या करेगा, +R करेगा। ये ऐसे क्या करेगा, मेटा पोजीशन पर है तो खींचेगा, OR ग्रुप है तो खींचेगा, तो ये क्या करेगा, -I करेगा। और ये वापस लोन पेयर रेजोनेटिक, अगर पैरा पोजीशन पर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या करेगा, +R करेगा। तो यहाँ ऑर्डर में क्या आ जाएगा, सेकंड आपका सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड फिर फोर्थ फिर थर्ड फिर फर्स्ट, ये हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, या अगर मैं फिनॉल की ट्रिक बताऊं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जैसे फिनॉल है OH है, यहाँ पर OH था नॉर्मल, और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर यहाँ कोई -R या -I वाला ग्रुप है किसी भी पोजीशन पर, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर +R+I या हाइपोकॉन्जुगेशन वाला है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और नॉर्मल वाला बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो -R -I देन नॉर्मल, फिर उसके बाद में ऑर्डर में आता है आपका +I देन हाइपोकॉन्जुगेशन देन +R, इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर इसके फिनॉल के केसेस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बेंजोइक एसिड में बात करते हैं तो यहाँ एक इफेक्ट और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अगर स्टेरिक एंट्रेंस जिसे बोलते हैं, यहाँ कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कुछ भी हो, +R हो, कोई भी हो, -R हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्थो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, स्टेरिक एंट्रेंस के कारण H+ जल्दी रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कंडीशन हुई, COH हुआ। अगली हमारे पास में कंडीशन हुई नॉर्मल वाली, चारों। तो यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा तो बात की बात है, यहाँ पर अगर खींचने वाला ग्रुप है -R -I कुछ भी हो, नॉर्मल है, यहाँ देने वाला ग्रुप है +R है +I है, हाइपोकॉन्जुगेशन कुछ भी हो, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्थो सबसे पहले होगा और बाकी बचा हुआ सारा ऑर्डर जो होगा वो यहाँ वाला आ जाएगा एज इट इज नीचे से, बस यहाँ ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सबसे ज्यादा वहां पर एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। और एनिलीन के केस में ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एनिलीन में +R होगा देन +I होगा, फिर उसके बाद में सॉरी हाइपोकॉन्जुगेशन होगा, +I होगा, फिर नॉर्मल होगा, उसके बाद में आपका -I आएगा, देन आपका -R आएगा, और ऑर्थो इसमें सबसे ज्यादा पीछे चली जाता है बेसिक कैरेक्टर में। तो इससे ट्रिक्स से आप सारे एरोमेटिक के, एलिफेटिक के, एसिडिक के, बेसिक के सारे क्वेश्चंस पेपर के इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोकैटायन एनायन की स्टेबिलिटी की, जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को ऑर्डर में ऐसे ले लेती हूँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। कार्बोकैटायन में क्या हम देखते हैं, या तो रेजोनेंस से होगा, या हाइपोकॉन्जुगेशन से होगा, या फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट से होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और आती है आपकी, ये एक बला है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ये क्या करता है, डांसिंग रेजोनेंस में चला जाता है। डांसिंग रेजोनेंस में जाने की वजह से, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस में जाने की वजह से ये सब पे डोमिनेट कर जाता है। ये हमारे पास किसकी वजह से हो गया, डांसिंग रेजोनेंस की कारण यहाँ पर ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ क्या आ रहा है, नॉर्मल एरोमेटिक वाला C6H5C, यहाँ पर हमारे पास में क्या है,
होल थ्राइस पॉजिटिव रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जाएगा, C6H5 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, ये भी एरोमेटिक, फिर C6H5 यहाँ पर हमारे पास में CH2 पॉजिटिव। और अगर कोई एलिफेटिक रेजोनेंस वाला हो गया जैसे CH2 CH CH2 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर में आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम यहीं पे करते हुए लेते हुए चलते हैं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले ऑर्डर हो जाएंगे। 3 डिग्री हो गया, फिर 2 डिग्री हो गया और फिर 1 डिग्री हो गया। और इसको हम किसके बेसिस पर बताते हैं, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर और प्लस आई के बेसिस पर। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है आपका रेजोनेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेजोनेटिक इफेक्ट यहाँ पर हमारे पास में लग रहा है, रेजोनेंस के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। तो सबसे डोमिनेंट आपका क्या किया है यहाँ पर, डांसिंग रेजोनेंस, देन एरोमेटिक के कंपाउंड है तो उसकी स्टेबिलिटी, फिर इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। इसी के साथ में अगर मैं फ्री रेडिकल में ले लेती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ, टाइम बचेगा अपना। अगर हमारे पास में फ्री रेडिकल लेते हैं तो फ्री रेडिकल के केस में यहाँ वाला केस तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर फ्री रेडिकल ले लूं तो ऑर्डर सब जगह ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बेचारे क्या है, लेने की टेंडेंसी रख रहे हैं, भिखारी है, लेना चाहते हैं। तो बच्चा ये क्या करेगा, लेने की टेंडेंसी रखेगा। इन सब का फैक्टर सेम होता है, रेजोनेंस देन प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर कोई एलिफेटिक अगर रेजोनेंस कर रहा है तो वो बीच में चला जाएगा। अब कार्बो एनायन के अंदर क्या होता है, कार्बो एनायन थोड़ा सा उल्टा चलेगा, क्योंकि कार्बो एनायन रिच है, देना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी अलग तरह से काम करेगी। एरोमेटिक में तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेम होंगे, भले कुछ भी होल थ्राइस है, C नेगेटिव है। फिर C6H5 वैलेंस से अगर मेरी उल्टी पुल्टी हो जाए ज्यादा जल्दी में तो उस पर ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि मैं वैसे तो हाइड्रोजन लगाती ही नहीं हूँ जब क्लास में पढ़ाती हूँ। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रेजोनेंस से हो गया। फिर हमारे पास में यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव हो गया रेजोनेंस में। लेकिन एलिफेटिक में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में CH3, अगर हमारे पास में CH2 नेगेटिव, देन CH3 होल ट्वाइस CH नेगेटिव, देन CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव। ये हम बता रहे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर प्लस आई, और बाकी ये सब हमारे पास में किसके बेसिस पर है, रेजोनेटिक इफेक्ट के बेसिस पर। यहाँ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि कार्बन नाइट्रीन की कंडीशन हम ले चुके हैं। एक ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है, एक एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आपका जो होता है वो बहुत रिपीटेड होता है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक फैक्टर और, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ, हमारे पास में स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी लो, ऐसे लिख देती हूँ काटने से बढ़िया, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइपर कॉन्जुगेशन के। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास में एल्कीन की स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH CH3A, दूसरा कंपाउंड हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH CH3A। तो इसमें यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, दोनों से मिलाकर जितने अल्फा उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 अल्फा है तो उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे यहाँ पर 3। तो सेकंड वाला जो होगा वो फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये हमारे पास में पहला पॉइंट हुआ एल्कीन का। सेकंड, अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका उतना ही कम होगा, रिवर्स हो जाएगा। हाइड्राइड आयन की एफिनिटी अगर पूछी जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा हाइड्राइड आयन की एफिनिटी। तो ये कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा घुमा के आपको पूछ लिए जाते हैं रीजनिंग पोर्शन के अंदर। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चा बस एक छोटा सा पार्ट और, एरोमेटिक जो कि यूज होता है स्टेबिलिटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस फॉलो करते हैं, प्लेनर हमारे पास में होते हैं। ये क्या हो गए हमारे पास, प्लेनर हो गए, साइक्लिक हो गए। साइक्लिक रेजोनेंस फॉलो करते हैं, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चा, n की वैल्यू 0 रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, n की वैल्यू 1 रखी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
तो वो सब क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएंगे, जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। बाकी तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो सेम टू सेम होंगे, साइक्लिक, साइक्लिक रेजोनेंस एंड प्लेनर। और नॉन एरोमेटिक आपके पास क्या होते हैं, जो कि नॉन प्लेनर होते हैं। साइक्लिक तो होंगे लेकिन कोई हकल्स रूल नाम की वहां पर चीज अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ नेगेटिव है, मतलब नॉन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, साइक्लिक हो गए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर हो गया। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ये भी क्या है हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एरोमेटिक है। अगर हमारे पास में 4n मतलब 0 रखा तो वो तो वैल्यू चलेगी, अगर 1 रखा तो 4 आ रही है, 2 रखा तो 8 आ रही है, 4, 8, 12, 16 अगर आ रही है तो आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। कुछ नहीं हो रहा है इनमें, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग इनका स्टेबिलिटी जो होता है, नॉन एरोमेटिक सबसे, यहाँ एरोमेटिक सबसे स्टेबल होते हैं, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक होते हैं, और फिर आपके पास में यहाँ पर क्या आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी आती है। बहुत ही ज्यादा स्पीड में मैं चल रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम में आपका सिलेबस कवर करवाना है और मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ मैं कम से कम टाइम में, जिससे आपका टाइम बचे तो आप दूसरे सब्जेक्ट में दे सके और अच्छे से अच्छा अपनी पढ़ाई को समेट सके। एरोमेटिक कंपाउंड के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी उसका पीडीएफ पूरे नोट्स का, यहाँ पर जिससे कंपाइल होकर आपको यहाँ पर चीजें मिल जाए। ये थे हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर, कार्बोकैटायन, एनायन, फ्री स्टेबिलिटी, इन सबके क्वेश्चंस। और अब हम यहाँ पर इसके साथ में ही क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेते हैं। इसके 2025 के ही क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। 25 के अंदर आपके जीओसी में से कितने क्वेश्चंस आए थे और हम यहाँ पर किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या हमने पढ़ लिया, क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या ये लेक्चर देखने के बाद भी हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। हो सकता है लेक्चर में मैं बीच में कुछ आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस भी करा दूं, क्योंकि वो हमारे पास में करने का इतना टाइम नहीं है। अगर किसी को चाहिए कि नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का वन शॉट चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस हिसाब से मेरे आगे के वन शॉट जाएंगे। बच्चा लगे रहिए क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज, फटाफट से कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मिलते जाए। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म प्लस आपकी जीओसी में किस पैटर्न के क्वेश्चंस 2025 में कवर हुए हैं जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में। 10-10 क्वेश्चन करके मैं आपको दूंगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, ये आपका आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12। हमारे पास में क्या है, C9H12 दिया है, तो इसका मतलब हमें पता पड़ रहा है यहाँ पर ये जनरली एरोमेटिक रिंग होगी। हम बात करें यहाँ पर बेंजीन, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, C6 हो गया और H6 हो गया। अब हमारे पास में कार्बन कितने और बढ़ाने, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास में टोटल हमारे पास में कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 9 कार्बन हो गए, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास में सबसे पहले हमने कंपाउंड बना के काम खत्म कर लिया। अब हम बनाना शुरू करते हैं, इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। मेंशन किया था क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करनी है, यहाँ पर हमें स्टीरियो में नहीं घुसना था। चले तरीका क्या होता है, एक एक करके स्टार्ट करें। अगर कंपाउंड के अंदर पहले मैं कुछ कंपाउंड्स बना के रख लेती हूँ बेंजीन वाले, जिससे फटाफट से हम कर सके, थोड़ा सा टाइम बचे अपना, हो सकता है इससे ज्यादा ना बने, बन जाए आगे खेलेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक कंपाउंड ये था, दूसरा हम इसकी पोजीशन यहाँ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन चेंज करना शुरू करते हैं। सेकंड हम मिथाइल की पोजीशन इधर रख सकते हैं, थर्ड मिथाइल की पोजीशन हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ तक का तो गेम आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया। इधर से कोई पोजीशन गया, यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये भी एक कंडीशन अलग हो जाएगी। तो ये आपके पास में क्या है, टोटल 5 तो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इसके बाद में अगर हम इसको और तोड़ ले, एक ही बजे 2 कार्बन की जगह 1 कार्बन कर ले, तो क्या पोजीशन बन सकती है, 1, 2, 3 एक साथ रखे जा सकते हैं इनको, एक के ऑल्टरनेट में रखा जा सकता है इनको। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रखा था, यहाँ रखा, उसके बाद हम इस पोजीशन को कार्बन को यहाँ रख सकते हैं। और एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेट में रख सकते हैं, 1, 2, 3 यहाँ पर ये भी कर सकते हैं।
और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको बनती नजर आ रही है क्या? खुद सोचिए एक बार, फिर से पहले आप खुद क्वेश्चन करिए। यहाँ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, खुद को पहले करना है फिर चेक करना है, नहीं आए तो यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपके यहाँ पर कितने हो गए बच्चा? 8 आइसोमर्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेशन जीओसी से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर जीओसी में यहाँ पर आपको बोला हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन आपका क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल या वेकेंट p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड हो जाता है। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। क्या बोला यहाँ पर? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, अगर इससे एल्काइल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा अटैच होंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3 CH3 मान लिया एक बार के लिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ग्रेटर दी हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइनेशन। सही बात है, जितना ज्यादा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पर CH3 है तो उतने ही ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बेसिक डेफिनेशन और किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है सिर्फ ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऑर्गेनिक यही खेल जाती है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपके ऑर्गेनिक स्ट्रांग है बच्चा तो जेईई मेंस के अंदर आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपके सेट में ऑर्गेनिक ज्यादा आ जाती है तो। चलिए आईयूपीएससी का क्वेश्चन, काफी आईयूपीएससी के क्वेश्चन इस बार पूछे गए, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी 2025 में अच्छा खासा कवर किया गया था। चलिए यहाँ पर बोला आईयूपीएससी, अगर हम बात करते हैं आईयूपीएससी तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पर COH, हमें पता है बेंजोइक एसिड जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास में मेन कंपाउंड होगा। यहाँ पर चारों कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पर बेंजोइक एसिड दे रखा था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारे पास में से क्लियर से दिख रहा है कि ये तो हमारे पास होगा। अब जहां से लोएस्ट लोकेंट होता है नंबरिंग वहां से करते हैं, तो हमने नंबरिंग करी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। लिखा कैसे जाता है? हमेशा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। दैट मीन्स ब्रोमो सबसे पहले आएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो दो ऑप्शंस में था, 2 हाइड्रोक्सी आपका हो गया, 5 पे नाइट्रो हो गया A। तो ये सीधा आईयूपीएक का क्वेश्चन था आपका, बहुत आसानी से टिक मारने वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बेसिसिटी आपका जीओसी के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, बहुत सारे टीचर्स इसको अमाइंस में लास्ट में भी पढ़ाते हैं, मेनली बेसिसिटी आपका जीओसी में डील कर लिया जाता है। चलिए समझते हैं हम ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर ये हमारे पास में लोन पेयर है, यहाँ पर हमारे पास में ये डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है, अगर रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएगा मतलब बेसिसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन खींचेगा तो ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये इधर गया, तो लोन पेयर अपने आप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और मिथाइल ग्रुप और है जो कि देने वाला है, तो वो बेसिसिटी को यहाँ पर और ही ज्यादा कम कर देगा। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ये CH3 ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, यहाँ पर तो ब्रैडिक्स रूल आपका लग जाता है। तो इस केस के अंदर ये लोन पेयर तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में आएगा ही नहीं। तो R का आपका बेसिसिटी क्या हो गया? सबसे ज्यादा हो गया, फिर आपका Q क्या हो गया, और फिर आपका P का हो गया। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत आराम से कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्लस आई होता है उतना ही ज्यादा आपका बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। -R + R से हम डायरेक्ट कर सकते थे। In which pair the first ion is more stable than second? हमें क्या पूछा है यहाँ पर? फर्स्ट आयन कैटायन हो या फिर एनायन हो, कैटायन ही होगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, या प्रिंटिंग मिस्टेक है, या पॉजिटिव चार्ज ही है आपका। ठीक, तो इसमें बोला कि फर्स्ट आयन किसमें ज्यादा स्टेबल है? सेकंड से। कैटायन का अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो या तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर चले जाते हैं, या फिर +I के अंदर चले जाते हैं, -I के अंदर चले जाते हैं, तो और यहाँ पर रेजोनेंस में चले जाते हैं। फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, फर्स्ट आयन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। अब ये हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है, लोन पेयर है, देगा। और ये क्या है? केवल CH3 ग्रुप है, ये क्या करेगा? CH3 भी देगा, लेकिन लोन पेयर यहाँ पर देने की टेंडेंसी रखेगा। OCH3 ग्रुप है और बैक बॉन्डिंग और हो जाएगी यहाँ पर
बैक बॉन्डिंग की कंडीशन लग जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे पास में फर्स्ट आयन स्टेबल होगा। ए ऑप्शन तो आपका सही था, मतलब आंसर ए और सी में से होगा। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको ढंग से आना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर NO2 ग्रुप है और यहाँ पर NO2 ग्रुप यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कर देगा, तो इस केस के अंदर हमारे पास में फर्स्ट जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा अगेन सेकंड से। एक बार सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं में दोनों में कंफ्यूजन है। यहाँ पर प्लस आई है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है आपका। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में सेकंड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ए एंड बी आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड भी हम फोर्थ भी चेक कर सकते हैं एक बार के लिए। यहाँ हाइपोकॉन्जुगेटिक स्ट्रक्चर है, 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर OCH3 ग्रुप भी आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर प्लस आई वाला इफेक्ट भी लग गया और बैक बॉन्डिंग भी लग गई, तो उस कंडीशन में अगेन क्या होगा, डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सी और डी यहाँ पर कैंसिल होते हैं आपके ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, IUPAC ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगेन हमें IUPAC से क्वेश्चन था, यहाँ पर बहुत आसानी से रूल्स ढंग से पता होने चाहिए। दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, अगर सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। और फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन 1 2 3 4th पोजीशन पर है, यहाँ 1 2 3 4 दोनों साइड से 4th पोजीशन पर ही है, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेते हुए नंबरिंग करनी है 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया आपका हेप्ट हो गया, फर्स्ट पोजीशन पर इन हो गया, 6th पोजीशन पर आइन हो गया और 4 ऑल। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ IUPAC का, बहुत आसानी से अगेन हो जाने वाला क्वेश्चन। अगेन बेसिसिटी पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका GOC से जनरली एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर या एनायन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो कार्बोकेटायन, एनायन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन फिक्स होता है। तो जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं GOC को ना ले, आगे भी काम आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आता है। डिसेंडिंग यहाँ पर हमारे पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का पूछा गया है। बेसिसिटी अगर हमारे पास में एनिलीन की बात कर रहे हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो एलिफेटिक के कंपेयर में तो इसका बेसिसिटी कम होगा। अगर OCH3 वाला ग्रुप है, अगर हम रेजोनेंस देखते हैं, क्योंकि पैरा पोजीशन पर तो इंडक्टिव के ऊपर रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, यहाँ पर लोन पेयर ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बेसिसिटी यहाँ पर इसकी बढ़ा सकता है कंपैरेटिवली ए के। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर NO2 ग्रुप है, ये लेने वाला ग्रुप होता है। अगर ये -R कर रहा है, ये +R कर रहा है, -R वाला ग्रुप है, इसका मतलब ये लोन पेयर को बहुत ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो बेसिसिटी क्या करेगा, यहाँ पर कम करेगा। तो सी आपका क्या होगा, बेसिसिटी के अंदर सबसे कम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर 2 डिग्री था, यहाँ 1 डिग्री था, 2 डिग्री और 1 डिग्री में हम +I के बेसिस पर बोल सकते हैं, जितना ज्यादा +I उतना ही ज्यादा लोन पेयर यहाँ पर क्या होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आपका E हो गया, D हो गया, उसके पास में +R वाला देने वाला था, तो B हो गया, देन A हो गया, देन C हो गया। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन था, +I +R सब मिलाते हुए हमारे पास में इसके क्वेश्चन आपको करने थे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पर लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर, अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, ये तो फिनॉल सीधा सीधा दिख रहा है, SO3H सीधा सीधा दिख रहा है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर COH है तो ये भी रेजोनेंस में चला जाएगा H+ रिलीज करने के बाद में यहाँ पर, और यहाँ पर केवल एल्काइन था जो कि H+ रिलीज करने के बाद में इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हमारे पास लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर D का हो गया। अगर विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, वापस यहाँ पर आइसोमर्स पे आपका क्वेश्चन था। मेटामर्स है क्या पहला कंपाउंड, पहला कंपाउंड यहाँ पर मेटामर है क्या। मेटामर्स की कंडीशन क्या होती है, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप के आगे पीछे हमारे पास एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ये CO ग्रुप है हमारे पास में दोनों तरफ। अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर प्रोपाइल इथाइल हो गया, ये मेटामर है, सही स्टेटमेंट है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। OH है और यहाँ कार्बन की पोजीशन बदल रही है, OH की पोजीशन बदल रही है, तो ये हमारे पास में क्या है, कार्बन तो वही है वैसा का वैसा, तो चेन कार्बन की पोजीशन बदल रही है। और यहाँ पर हमारे पास होमोलॉग्स पूछे हैं, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पर, लेकिन ये तो 2 डिग्री हो गया, वैसे ही तो होमोलॉग की कंडीशन ही नहीं बनती।
तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो आपका ए और बी जो था वो क्या था आपका सही था। होमोलॉग्स मिला के और आइसोमर मिला के एक बेसिक क्वेश्चन था आपका ये ऑर्गेनिक से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अगेन sp2 sp3 कितना बेसिक पे चल रहा है। केमिस्ट्री बेसिक पे भी बहुत खेलता है, ये ध्यान रखिएगा। जितना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे आगे के लिए उतना ही आपको फायदा रहेगा। अगर हम बात करें 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1-इन-4-आइन sp3 और sp2 के और sp के हाइब्रिडाइजेशन के नंबर पूछे। पहले तो कंपाउंड बना लेते हैं। हेक्स हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपने यहाँ पर बना लिए। फर्स्ट पोजीशन पर इन है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पर आपका आइन हो गया, और 3 पे क्या है हमारे पास में, 3 पे डाइमिथाइल 1 2 3। यहां पर हमारे पास में क्या बोला है, इसके ऊपर डाइमिथाइल ये प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में ना लगाऊं चलेगा अभी। तो यहां हमारे पास में क्या पूछा था, फर्स्ट तो पूछा sp3 कितने हैं आपके। अगर मैं sp3 काउंट करने लगूं यहाँ पर 1 2 और 3, ये क्या हो जाएंगे, लो लगा ही देते हैं हम S3 जो बच्चे कंफ्यूज ना हो सिग्मा पाई गिनने में, ये भी आपका sp3 हो गया। तो 4 तो आपके क्या हो गए यहाँ पर sp3 हो गए। अगेन आगे क्या पूछा, sp2 मतलब ये वाला कार्बन हो गया आपका, ये वाला कार्बन हो गया sp2, और ये दोनों क्या हो गए आपके sp और sp हो गए। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 422 का ऑप्शन हमें ढूंढना था यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन IUPAC और हाइब्रिडाइजेशन मिलाते हुए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में अगेन यहाँ और वापिस IUPAC का क्वेश्चन था आपका ये। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, हमारे पास में करेक्ट नेम पूछा जहां मोर सब्स्टिट्यूशन होता है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग वहां से करेंगे। मतलब हमारे पास में यहाँ पर नंबरिंग क्या हो गई, फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये, फोर्थ कार्बन ये क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। सेकंड पोजीशन पर आपका क्या है, मिथाइल है। फर्स्ट पोजीशन पर आपका ब्रोमो प्रेजेंट है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटुइन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, दिखने में अजीब सा बना रखा था केवल। ये हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारे पास में, अभी तो काफी क्वेश्चंस बचे हैं, 10 नहीं ज्यादा क्वेश्चन करा दिए मैंने जेईई मेंस 2025 के आपके। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। इनमें से एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। एरोमेटिसिटी हम हकल्स रूल से निकालते हैं, जो 4n + pi2 इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक होता है, साइक्लिक रेजोनेंस करता है, वो सब क्या होते हैं आपके एरोमेटिक। यहाँ पर हमारे पास में एक तरह से लोन पेयर है, ये रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, साइक्लिक रेजोनेंस करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके केवल। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाइपोकंजुगेशन शो कर। यहाँ पर हमारे पास में हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहाँ नेगेटिव लोन पेयर, वापिस एक पार्टिसिपेट करेगा एक नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के बाद में 6 अगर हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और रेजोनेंस में अगर ये जा रहा है, तो ये भी आपका क्या करेगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी आपका एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमारे पास में ए हो गया, सी हो गया, देन डी हो गया, फिर ई हो गया आपका और एच हो गया, ये सब क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए। बी, एफ और जी जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एक हकल्स रूल को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इससे डाल दिया था। अगेन हमारे पास में यहाँ कार्बन रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल्स रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक मतलब हम यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पर इससे तोड़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, अगर हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि H है, ये H रिमूव करना पड़ेगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पूछा था मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल तो हमें दिख ही रहा है सीधा सीधा, ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल अगर आ गया तो वो एक लीस्ट स्टेबल कंडीशन होती है।
तो हमें सबसे पहले लीस्ट स्टेबल फर्स्ट ऑप्शन ढूंढना था, सेकंड अपने आप ही आ गया, तो ये बहुत ही इजीली हो जाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आईयूपीएससी क्वेश्चन हमारे पास में, आईयूपीएससी का क्वेश्चन वापस सीधा 1 2 3 4 5, ये तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए, ये तो सब बच्चे सही करके आएंगे जिनके भी पेपर में आएगा। ये हमारे पास में साइक्लो कंपाउंड है, लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं यहाँ पर नंबरिंग करने में या फिर सब्सटीट्यूशन में। फोर्थ पोजीशन पर यहाँ क्या आ रहा है आपका, इथाइल आ रहा है, 4 इथाइल साइक्लो, फिर क्या हो गया आपका पेंट पोजीशन पे 2 इन है और 1 ओल है, तो ये आपका सीधा आईयूपीएससी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पर, लीस्ट। बस क्या पूछा यहाँ पर आपको, कंडीशंस पूछ ली, कार्बोकेटाइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेसिक डेफिनेशंस। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद एम्प्टी ऑर्बिटल, इसका मतलब वही पॉजिटिवली चार्ज हो गया आपका, तो ए का आंसर आपका थर्ड हो सकता है। फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेंशन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, जो देने की टेंडेंसी रखते हैं, सप्लाई करते हैं जो, और इलेक्ट्रोफाइल जो कि रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, तो आपका क्या हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस अभी तक के जेईई मेंस के ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। मैंने अभी भी 2025 के सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, हमने 16 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए, और भी काफी क्वेश्चंस थे, मतलब जेओमेसी आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है। इस तरह से किस तरह से केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं, अब कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसी छोटी मोटी और बड़ी बातें जानने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQs के साथ।